Hello everyone. Today is our chapter first ed. It is class 5th science chapter. So let's we start. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या होता है और इससे कैसे हम यूज़ करते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट. एक्सीडेंट कैन हैपन्स एनी टाइम विदाउट ए वार्निंग. एक्सीडेंट कभी भी बिना किसी वार्निंग के कहीं भी हो सकता है, किसी भी समय पर हो सकता है. दे कैन अकर एनीवेयर. ये कहीं भी किसी भी जगह पर हो सकता है, घटित हो सकता है. वी मस्ट फॉलो सम सेफ्टी गाइडलाइंस टू अवॉइड एक्सीडेंट. हमें कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए. बट इन केस एन एक्सीडेंट अकर्स, लेकिन जब किसी ऐसा केस आता है जब एक्सीडेंट हो जाता है, वी मस्ट बी अलर्ट. तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और एंड कॉन्शियस टू हेल्प आवर सेल्व्स एंड आल्सो अदर पीपल अराउंड अस. तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए अपने के प्रति, और जो वहाँ के आसपास के जो लोग हों आपके, तो उनसे हेल्प लेनी चाहिए. रूल्स फॉर नेक्स्ट है इसमें रूल फॉर रोड सेफ्टी. अब हमें सड़क पर चलने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट है इसमें वॉच केयरफुली द सिग्नल ऑफ द ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिसमैन एंड ऑलवेज फॉलो देम. हमें सिग्नल को बहुत सावधानी पूर्वक देखना चाहिए और वहाँ की जो ट्रैफिक लाइट होती है उसको भी देखना चाहिए. और जैसे ही ट्रैफिक जो पुलिसमैन होता है उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके फॉलो करना चाहिए. जो वो कहे उसी के अकॉर्डिंग हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. तो ये सारे इन सभी को जितने भी इंस्ट्रक्शन है इनको फॉलो करना चाहिए. सेकंड है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ ऑफ द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड. हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए और रोड के लेफ़्ट साइड पर ही हमें चलना चाहिए. थर्ड है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर ऑफ व्हीकल. अगर वहाँ पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें देख लेना चाहिए कि वहाँ पे कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है, कोई भी गाड़ी मोटर या साइकिल वगैरह कोई भी संसाधन है तो वो नहीं आ रहे हैं, तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है कि ये ब्लैक एंड वाइट कलर की पट्टी होती है. ये ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे कि जो सड़क को पार करने की ये हमें सुविधा प्रदान करता है, तो इसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. ये स्पेशली रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है. सो फोर्थ पॉइंट है कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल वाइल ड्राइविंग. हमें हमेशा अदर जो व्हीकल होती हैं, जो मोटरसाइकिल होती है, अदर भी जो साधन होते हैं, तो उनसे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए. जब हम ड्राइव कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या अदर चीज़ें कुछ भी हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए, उनसे डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए. फिफ्थ है मेक श्योर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ योर व्हीकल वर्क प्रॉपरली. आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो साइकिल है या आपकी जो साधन है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं. मतलब पूरी तरह से उनको पूरी तरह से जांच कर लेना चाहिए. नेक्स्ट है इसमें 6 पॉइंट है नेवर फ्लाई ए काइट नियर द रोड एंड नेवर प्ले विथ ए बॉल ऑन द रोड. हमें कह रहे हैं कि रोड के किनारे कभी भी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए और कभी भी रोड के किनारे फुटबॉल या कोई भी चीज़ें हमें नहीं खेलनी चाहिए. इससे आप क्या हो सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है. ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट इन कार. हमेशा कार को ड्राइव करते समय आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए या उसे बांध देना चाहिए. नेवर पीप आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल लाइक बस और कार. हमेशा कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी साधन अगर चल रहा है जैसे कि बस है, कार है, तो उससे आपको बाहर नहीं झांकना चाहिए. ऑलवेज वियर है वाइल राइडिंग ऑन ए स्कूटर और मोटरसाइकिल. हमेशा जब आप स्कूटर या मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो आपको हमेशा हेलमेट का यूज़ करना चाहिए. 10th है मैनी बिजी स्टेट हैव प्रोविज़न ऑफ ए सबवे. कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट होती हैं जहाँ जैसे कि गलियों की जो होती हैं, जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, तो उनके भी छोटे छोटे मार्ग होते हैं, उसको उपमार्ग बोलते हैं, तो उनका भी कुछ नियम होता है. ए सबवे इज़ एन अंडरगोज पैसेज
गोइंग बीनेथ ऑन द रोड, जो ये सब भी ऐसा होता है जिस रोड के किनारे के पास से ये गुजरता है, जो कि गलियों में जाता है। तो गलियाँ का जो रोड जाएगा उसे ही हम सबवे कहते हैं। रिमेंबर, इसमें क्या याद करने का बिंदु है, कुछ पॉइंट्स है, उसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। हमेशा हमें जल्दी से जल्दी हमें करना चाहिए, घर से निकलते समय या 15 मिनट पहले हमें निकल जाना चाहिए, और हमें ड्राइव धीरे करना चाहिए, और सुरक्षित, रीच सेफली मतलब सुरक्षित जगह पे हमें अच्छी तरह से टाइमली हमें पहुंच जाना चाहिए। तो इसमें सुरक्षित स्थान पे हमें पूरी तरह से टाइम से लेकर टाइमली पहुंच जाना चाहिए, ड्राइव को स्लो करते हुए पहुंचना, जिससे हमारा एक्सीडेंट नहीं हो। इसलिए ये सब जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं और जो रूल्स दिए हैं, इस सब का फॉलो करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। Not only the road, but you should follow the safety rules at your home, school, etc. ये केवल रोड पर ही ये फॉलो नहीं करता है कि आप के वहीं पे ये रूल्स फॉलो करें, ये हमें घर पे भी कुछ रूल्स होते हैं, स्कूल में होता है, और अदर चीज़ें होती हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स होता है, जिससे हम अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो इसमें है नेक्स्ट है, अब घर पे हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे हमें चोट लग जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट है इसमें, कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ यंग चिल्ड्रन। हमेशा जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें बच्चों की जो बच्चे होते हैं उनसे हमें, उनके पास जो बड़े बच्चे हैं तो उनके पास तो होना चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। तो कि नेक्स्ट है इसमें, कीप देम इन नीटली लेबल्ड बोतल इन ए सेल्फ वेयर एन एल्डर कैन देम टेक देम आउट। इसमें ये कह रहे हैं कि हमेशा एक लेबल्ड जो बोतल होती है, मतलब लेबल लगा होता है कि यहाँ कौन सी बोतल है, कि ये वॉश करने की है या हैंड वॉश करने की है, तो वो पूरी तरह से लेबल्ड होने चाहिए, तो वो पूरी तरह से साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और उसे कोई भी बड़े बच्चे, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उन तक वो ना पहुंच पाए। जो छोटे बच्चे होंगे अगर वो उनको ले लेते हैं तो छोटे बच्चे उसको पीने लगते हैं या खाने लगते हैं, तो उनसे उनको दूर रखना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ऐसी जगह पे उसको रखना चाहिए। ऑल अनयूज्ड इलेक्ट्रिक प्लग सॉकेट शुड बी कवर्ड विथ टेप। जितने भी इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं या अन्य जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, उसको टेप से पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि करंट ना लगे। थर्ड है, डू नॉट लीव सोपी वाटर ऑन द बाथरूम फ्लोर। कभी भी जो साबुन का जो पानी होता है उसे बाथरूम के फ्लोर पर नहीं गिराना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, समवन मे स्लिप एंड गेट हर्ट। उससे कोई भी इंसान उससे स्लिप हो सकता है, फिसल सकता है, और उससे चोट भी लग सकती है। ऑलवेज डिसकनेक्ट ऑल इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड गैजेट्स लाइक हीटर, आयरन एक्सेट्रा। हमेशा जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं हमें उसे यूज़ करने के बाद में उसे डिसकनेक्ट कर देना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो हमारे घर में उसका नुकसान ना हो। जब हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको डिसकनेक्ट कर देना चाहिए। फिफ्थ है, चेक इफ़ द गैस इज़ लीकिंग, स्विच ऑफ द नॉब एंड रेगुलेटर। अगर आपको ऐसा लगे कि गैस लीक हो रही है, ज़्यादा इसको स्मेल आ रही है, तो उसके जो नॉब होता है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। रेगुलेटर से जो गैस होती है तो उसके नॉब से जो बंद करने की जो होती है घुंडी जिसको बोलते हैं नॉब, तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए। 6 है, वेन एवर एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस द विक्टिम नीड हेल्प। यदि आप जब कभी भी होता है कि एक्सीडेंट कहीं भी किसी भी जगह पे हो जाता है, तो विक्टिम की सहायता करना चाहिए, उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। द विक्टिम मे हैव स्मॉल वॉन्ड और ए सर्व वन, बट ही नीड टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली इन एनी केस। इसमें ये कह रहे हैं, जब कभी भी जो विक्टिम होता है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसके अगर छोटा सा भी घाव लग गया है और उसको नीड है, मेडिसिन की नीड है, तो उसको तुरंत आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए बिना किसी
एंड कोई भी केस है तो उसमें तुरंत उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सम सेफ्टी फ्रॉम फायर। अब जैसे घर में आग वाग लग जाती है तो उससे हमें कैसे सुरक्षित बचना चाहिए। फायर कैन कॉज मैनी डैमेज। फायर से जो आग होती है उससे कई सारे हमें नुकसान हो सकते हैं। ए लिटिल बिट फायर कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। एक छोटी सी आग बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर सकती है। फायर आर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय कुकिंग स्टोव और एलपीजी लीकेज, बाय थ्रोविंग बर्निंग मैचेस और सिगरेट। एक छोटी सी जो आग होती है, जब छोटी सी आग लग जाती है, ये कहीं भी हो सकती है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं और या जो हम कुकिंग, जो स्टोव होता है कुकिंग करने के लिए, और एलपीजी जो होती है गैस होती है, और ऐसे जो माचिस की तीलियाँ होती हैं, ऐसे ही सिगरेट है, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है कि आग लग सकती है। इफ़ ए बिल्डिंग, हाउस एट्सेट्रा इज़ ऑन फायर। यदि कभी बिल्डिंग में या घर में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट है इसमें कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। तुरंत हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। सेकंड, अगर बहुत बड़ी मात्रा में लग गया है, छोटी सी मात्रा में लग गया तभी बुला सकते हैं। सेकंड है इसमें ब्रिंग वाटर एंड पुट ऑन द फ्लेम अंटिल फायर ब्रिगेड कम्स। आपको जल्दी अगर जब तक वो नहीं आते हैं, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आता है, तब तक आपको उस पर पानी कंटिन्यू डालना चाहिए। वो जो आग की लपेटें वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर निकल रही हैं तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालना चाहिए। इफ़ ए पर्सन कैचेस फायर, यदि किसी इंसान को आग लग गई है, इंसान की बॉडी में अगर आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट, मेक द फर्स्ट पर्सन ले डाउन। तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस इंसान को लेटा देना चाहिए। इफ़ द पर्सन कीप्स स्टैंडिंग द फायर में स्प्रेड टू द फेस और रेस्ट ऑफ द बॉडी। यदि क्या कह रहे हैं कि अगर वो इंसान खड़ा रहेगा, वो इंसान अगर खड़ा ही रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी जो आग होगी वो उसके और बॉडी में हर जगह फैलती हुई चली जाएगी, उसके फेस तक भी चली जाएगी। अगर उसको लिटा देंगे तो वो जो फायर होगी उसके बैक साइड पर ही रह जाएगी, तो उतना वो फैलेगी नहीं। हाउएवर इफ़ द विक्टिम इज़ लेइंग डाउन द फ्लेम कीप्स अपवर्ड एंड नॉट स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। जब कभी होता है कि जो विक्टिम है अगर वो लेट जाता है तो क्या होता है, जो फ्लेम है वो ऊपर नहीं आ पाती है, जो आग है ऊपर नहीं उठ पाती हैं, और इससे जो उसकी बॉडी है, जो विक्टिम की बॉडी होती है, उसको आराम मिल जाता है और पूरी तरह से वो जब रेस्ट बॉडी में रहती है तो उसको उतना ज़्यादा जलन नहीं हो पाती। फिर तुरंत तो क्या करना चाहिए हमें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताएंगे सेकंड में। इफ़ द विक्टिम रन्स फॉर हेल्प स्टॉप हिम बिकॉज बाय रनिंग द फ्लेम गेट मोर एयर एंड द फायर इंक्रीज। यदि क्या होगा, अगर ये जो इंसान है जिसके आग लग गई है वो जितना दौड़ेगा उसको क्या होगा, वो आग उतनी तेज़ी से उसके बॉडी में फैलेगी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा उसके लगेगी तो उसमें क्या होगा, फायर और तेज़ी से फैलती चली जाएगी उसकी बॉडी में। तो उसको रोकना चाहिए, तुरंत उसको रोक के उसको उसी जगह पे लिटा देना चाहिए। थर्ड है रैप ए ब्लैंकेट अराउंड द विक्टिम टू पुट ऑफ द फ्लेम। हमें क्या करना चाहिए, जो विक्टिम की जो बॉडी होती है उस पर अगर फायर लग गई है तो उसके बॉडी पर ब्लैंकेट को पूरी तरह से लपेट देना चाहिए, चारों तरफ से पे पूरी तरह से लपेट देना चाहिए, जिससे क्या होती है, जो फ्लेम होती है, आग की जो लपटें हैं वो क्या होंगी, वो धीमी होती चली जाएंगी और बुझ भी जाती हैं। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, और उसके तुरंत बाद में डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो ये सारे कुछ रूल्स थे जो कि घर पे आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें प्रिवेंशन फ्रॉम फायर। अब हमें आग से कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, मतलब होना चाहिए। इसमें ये पढ़ेंगे फायर कैन बी प्रिवेंटेड एंड स्टॉप इफ़ वी टेक अप्रोप्रिएट स्टेप द पुटिंग ऑफ फायर। इस जो आग से हमें कुछ चीज़ों को अपने आप को सुरक्षित भी
रख सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ सही तरीके दिए हैं जिससे आग बुझ जाती है, बहुत जल्दी बुझ भी जाती है। तो क्या क्या इसमें रूल्स हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अदर लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, इफ़ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अवेलेबल यूज़ इट टू पुट आउट फायर। यदि कह रहे हैं कि यदि आसपास कोई भी ऐसे अग्निशामक होता है, एक्सटिंग्विशर होता है, तो अग्निशामक है तो उसे तुरंत वहाँ पे बुलाना चाहिए और उसे आग को बुझा देना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, इफ़ फायर इज़ कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी थ्रो सैंड और मड ऑन इट। यदि कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, मतलब जो बिजली होती है उसके द्वारा अगर आग लग गई है तो उस पर बालू फेंकना चाहिए, या कोई भी मड जो बालू होती है या जो बलुई मिट्टी होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस इलेक्ट्रिक पर फेंकना चाहिए जिससे कि वो आग बुझे। नेवर थ्रो वाटर ऑन सच फायर। कभी भी जब घर में बिजली के कारण कोई आग लग जाती है तो कभी भी उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। ये क्यों नहीं फेंकना चाहिए इसमें अभी आगे बताएंगे। इफ़ फायर इज़ कॉज्ड बाय पेट्रोल और केरोसिन, थ्रो लॉट्स ऑफ सैंड और ए फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द फायर, दिस विल स्टॉप फायर। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल केरोसिन के कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में आग लग जाती है, तो इस पे भी हमें जो सैंड होती है उसे फेंकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बालू डालना चाहिए और अग्निशामक का भी यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, आग रुक जाती है। वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू पुट ऑफ फायर बिकॉज पेट्रोल और केरोसिन इज वाटर इफ़ विल फ्लॉट ऑन वाटर एंड कीप कंटिन्यू टू बर्न। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें वाटर का नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना हम वाटर का यूज़ करेंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो पूरा घर जहाँ जहाँ पे वायरिंग हुई रहेगी, जहाँ जहाँ पे इसके वायर्स गए रहेंगे वो और भी फट सकते हैं या दब सकते हैं, तो इसीलिए वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सेम कंडीशन इसमें होती है, पेट्रोल और केरोसिन में किया जाता है कि इसमें वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है आग को बुझाने के लिए, क्योंकि ये जो पेट्रोल होता है और जो केरोसिन ऑयल होता है ये पानी से हल्के होते हैं। जब अगर हम इसमें देखते हैं कि पानी में अगर केरोसिन या पेट्रोल डालते हैं, कोई भी ऑयल डालते हैं, वो तैरने लगता है ऊपर, तो जितना वो तैरेगा पानी के ऊपर, जितना वो तैरेगा, मतलब पेट्रोल और केरोसिन जितना वो तैरेगा तो उतनी तेज़ी से आग बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए इस टू सिचुएशन में आपको वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। अब इसमें पढ़ेंगे कि कैसे, इसमें आगे बताएंगे कि क्या होता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। द टर्म फर्स्ट एड implies to the first help given to an injured person before he is taken to a hospital or before the arrival of the doctor। इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए, जो घायल व्यक्ति है उसको प्राथमिक उपचार देना चाहिए, बिना कि अगर आसपास कहीं भी अगर हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है तो हमें सबसे पहले उसका थोड़ा सा हमें उपचार देना चाहिए। अगर तब भी आपसे नहीं हो पा रहा है कि आपसे ओवर हो रहा है कि हाँ हम अब नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत कोई भी डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, या आसपास के कोई भी हॉस्पिटल है तो वहाँ उस इंसान को ले जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड टू विक्टिम ऑफ बर्न और अदर एक्सीडेंट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। बिना किसी इसमें ये कह रहे हैं बिना किसी उसके दिमाग में कोई अदर थिंग्स को लिए हुए आपको विक्टिम की सहायता करनी चाहिए। अगर वो इंसान जल गया है या कोई किसी तरह से अगर वो इंजर्ड हो गया है, तुरंत आपको क्या देना चाहिए, दवा देना चाहिए, आपको प्राथमिक उपचार देना चाहिए। नहीं तो ये कहेंगे अरे ये हमारे तो दुश्मन है, हम इनसे बात नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें इन केस ऑफ वॉन्ड, अगर आपको कहीं भी चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तब क्या करना चाहिए। ए वॉन्ड इज़ कॉज्ड बाई ए कट ऑन
एनी पार्ट ऑफ बॉडी। एक घाव क्या होता है, जब आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर थोड़ा सा कट लग जाए या चोट लग जाए तो वो क्या होता है, वो घाव होता है। वॉन्ड्स में आइदर बी सुपरफिशियल और डीप। ये जो घाव होता है ये कभी कभी ज़्यादा भी बढ़ सकता है, बहुत ही गहरा हो सकता है। नो वॉन्ड हाउएवर माइनर शुड बी नेग्लेक्टेड। यदि ये थोड़ा सा भी घाव है तो उसे भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसे इनकार नहीं करना चाहिए। छोटा सा भी अगर है तो उसका तुरंत क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऐड करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऐड करना चाहिए। तो इसमें पढ़ेंगे क्या हो, फर्स्ट है इसमें पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉश योर हैंड। सबसे पहले आपको अपने हाथों को धुलना चाहिए। नेवर टच ए वॉन्ड विथ डर्टी हैंड्स। और जो जहाँ पे चोट लगी है, जो घाव हुआ है, उसे अपने गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर आप गंदे हाथों से छुएंगे तो जितने भी जर्म्स होंगे वो उसके अंदर और आ जाएंगे, तो वो जो घाव है वो और फैल जाएगा। तो इसीलिए डर्टी हैंड से नहीं टच करना चाहिए। सेकेंड है क्लीन ऑल द वॉन्ड्स और ब्रूसेस विथ स्टेरिलाइज्ड कॉटन एंड एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन देम। सबसे पहले आपको जो घाव है, या आपकी बॉडी के पार्ट से कोई भी घाव हो गया है तो उसे आपको क्लीन करना चाहिए। जो भी स्टेरिलाइज्ड कॉटन होता है, मतलब असंक्रमित, जो अनइन्फेक्टेड जो कॉटन होता है, उससे आपको पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए। फिर उसके बाद में कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन उस पर लगाना चाहिए। थर्ड है वॉश द स्पिन अराउंड द वॉन्ड। उसके बाद में क्या करना चाहिए, घाव के चारों तरफ आपको पट्टी बांध देना चाहिए। ऑन द वुंड ब्लीडिंग प्लेस ए हार्ड पैड और ऑफ कॉटन एंड क्लीन एज टाइटली। यदि कह रहे हैं कि अगर घाव पर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो खून बह रहा है, तो वहाँ पे हार्ड कॉटन, मतलब कॉटन का पैड वहाँ पे रख देना चाहिए और उसे साफ़ करके पूरी टाइटली से पूरा कस के बांध देना चाहिए। उसके किनारों पर भी कस के बांध देना चाहिए, जिससे जो ब्लीडिंग हो रही है, जो खून बह रहा है, वो रुक जाए। फिफ्थ है इसमें इफ़ ए पर्सन फेल्स ऑन रोड और गेट्स ए वॉन्ड विथ एनी आयरन ऑब्जेक्ट देन एन एंटी टिटनेस इंजेक्शन इज़ ए मस्ट। कह रहे हैं यदि कोई इंसान है, वो रोड के किनारे चल रहा है और अचानक से वो गिर गया और उसको कोई भी लोहे की चीज़ लग गई, घायल हो गया, तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, उसको एंटी टिटनेस का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये टिटनेस कोई भी अगर आपको लोहे की चीज़ लग जाती है तो तुरंत आपको इसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए। नहीं तो क्या होगे, जो जर्म्स होंगे वो स्प्रेड होते आपकी बॉडी में चले जाएंगे, जिससे आपकी जो जहाँ पे आपका पार्ट है, बॉडी का जो पार्ट है, वो जहाँ पे आपको चोट लगी है तो वो फैलता हुआ चला जाएगा, फिर उसमें सड़न पैदा हो जाती है। इसीलिए तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। इसमें फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इफ़ देयर इज़ ए नोज़ ब्लीडिंग। कभी कभी किसी के नाक से खून बहने लगता है, तब क्या करना चाहिए इसमें, यू मस्ट हैव सीन दैट मैनी पीपल हैव देयर नोज़ ब्लीडिंग। आपने कभी कभी ऐसा ज़रूर देखा होगा कि कोई भी इंसान होता है, जो दूसरे भी इंसान होते हैं, तो उनके नोज़ से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है। व्हेन देयर इज़ टू मच हीट, तब क्या होता है, जब ब्लीडिंग होने लगती है तो वो एरिया बहुत ही गर्म हो जाता है। हेयर इज़ हाउ यू शुड गिव फर्स्ट एड इन केस। तब इस केस में हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, इसमें बताएंगे। लूज़ द क्लॉथिंग इफ़ इट्स टू टाइट। जो वो कपड़े पहना हुआ है उसको लूज़ कर देना चाहिए, थोड़ा सा ढीला कर देना चाहिए। अगर वो कपड़ा कसा है तो उसको लूज़ कर देना चाहिए। सेकंड है प्रेस द नोज़ विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। जो उसकी नाक है, उस नाक को क्या करना चाहिए, अंगूठे से और अंगूठे की जो बगल वाली फिंगर होती है
इंडेक्स फिंगर, उससे क्या करना चाहिए, उसकी नाक को प्रेस करना चाहिए। होल्ड द नोज फॉर 5 मिनट्स और मोर टिल इट्स स्टॉप ब्लीडिंग, और कम से कम 5 मिनट्स या 5 मिनट से ज़्यादा देर तक उसको पूरी तरह से प्रेस किए रहना चाहिए जब तक कि ब्लीडिंग रुक ना जाए, मतलब जब तक खून बहना ना रुक जाए तब तक उसको प्रेस किए रहना चाहिए। फोर्थ है कीप योर हेड स्ट्रेट, डोंट लुक डाउन। इसमें क्या कहते हैं, इसमें लेटाना नहीं चाहिए, जो विक्टिम है उसको लेटाना नहीं चाहिए, उसको स्ट्रेट बैठा देना चाहिए, सीधा बैठा देना चाहिए, और उसका जो सर है वो एकदम सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, और उसको ये कहना चाहिए कि वो नीचे ना देखे। जितना वो नीचे देखेगा तो उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहेगी। तो इसमें यही कह रहे हैं, जो उसका हेड है, उसका जो सर है उसका सीधा होना चाहिए और उसको नीचे नहीं देखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, इसमें आइस को अप्लाई, बर्फ़ को अप्लाई करना चाहिए जब ब्लीडिंग रुक जाए उसके बाद में। नेक्स्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे टूर्निकेट। टूर्निकेट क्या होता है, इसमें रक्त बंद होता है, मतलब जब ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, जहाँ हम लोगों से नहीं रुकती है, तब इस केस में इसका यूज़ करते हैं। अ टूर्निकेट इज़ यूज्ड ओनली एज ए लास्ट ऑप्शन। एक टूर्निकेट जो रक्त बंद होता है, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है ब्लड को रोकने के लिए। इट इज़ यूज टू कंट्रोल सर्व ब्लीडिंग आफ्टर ऑल द अदर मेथड हैव फेल्ड। जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं, मतलब ब्लड जब बह रहा है, तो जब सारे मेथड क्या हो जाते हैं कि फ़ेल हो जाते हैं ब्लड को रोकने के लिए, तब इसका हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड ओनली इन एक्सट्रीम केसेस व्हेन देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग। ये कब यूज़ किया जाता है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है कि जब ब्लड नहीं रुक रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड निकलता चला जा रहा है, तब इस केस में इसका यूज़ करते हैं। एक टूर्निकेट कैन बी स्ट्रैप, टॉवल, बेल्ट एक्सेट्रा। एक टूर्निकेट में क्या क्या यूज़ करते हैं, इसमें कोई भी मोटा सा पट्टा होता है, स्ट्रैप होता है, उसका यूज़ करते हैं। कोई भी टॉवल है, बेल्ट है, तो इन सब जैसी चीज़ों का हम यूज़ इसमें कर सकते हैं। इसमें अभी आपको फिगर दिखाएंगे कि क्या होता है टूर्निकेट। ये 1 सेकेंड, ये होता है टूर्निकेट, ये देख रहे हैं, ये होता है, और ये हम नॉर्मली अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो सेकंड फिगर है, ये होता है टूर्निकेट। ये देखिए, इसमें ये दिखा रहा है, इसमें कोई भी टॉवल है या कोई भी पट्टा है या बेल्ट है, इसमें इसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है टूर्निकेट। इससे क्या होता है, जो ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, तो ये रोक देता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हैं हम, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर हैं। कैसे अप्लाई किया जाता है, प्लेस द टूर्निकेट ऑन द वोंड। जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पर टूर्निकेट वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। टूर्निकेट अभी आपको बताया था, कोई भी स्ट्रैप हो सकता है, कोई टॉवल हो सकती है, या कोई बेल्ट हो सकता है, तो उसको घाव पर अप्लाई करना चाहिए। प्लेस ए पैड ओवर द वोंड। तो ये कह रहे हैं कि जो घाव है वहाँ से जो पैड है वहाँ से उसको क्या करना चाहिए, ओवर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उस स्थान से हटा देना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं रुक रहा है तब तक हटा देना चाहिए। रैप द टूर्निकेट अराउंड द वोंड ट्वाइस एंड टाई ए हाफ नॉट एंड द अनदर नॉट। इसमें ये कह रहे हैं कि जो टूर्निकेट होता है उसको घाव पर दोबारा लपेटना चाहिए, और क्या करना चाहिए, आधी गांठ देना चाहिए। नॉट होता है गांठ देना, तो आधी गांठ देना चाहिए, और पूरी तरह से उसको बांध देना चाहिए, मतलब आधी गांठ देके बांध देना चाहिए। इसमें फोर्थ है, प्लेस ए शॉर्ट स्टिक ऑन द हाफ नॉट एंड द अनदर नॉट। और इसमें कह रहे हैं कि जो आधी गांठ होती है और जो दूसरी जो गांठ होती है उसमें एक छोटी सी स्टिक रख देना चाहिए, जिससे स्टिक अभी आपको दिखाए थे यहाँ पे लास्ट में। स्टिक इसलिए रखा जाता है कि ये पूरी तरह से कस जाए, जिससे कि जो ब्लड बहुत तेज़ी से बह रहा है वो रुक जाए।
तो इसीलिए ये स्टिक का यूज़ करना चाहिए। इसमें भी ये दिख रहे हैं ब्लैक वाले फिगर में, तो इसमें भी स्टिक का इसलिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें इसका यूज़ करना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाँ, तो इसमें फिफ्थ पॉइंट है, ट्विस्ट द स्टिक एंड टाइट इट अंटिल द ब्लीडिंग इज़ कंट्रोल्ड। इसमें कह रहे हैं छड़ी को क्या करना चाहिए, मोड़ना चाहिए, और जो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक जब तक वो ना रुके तब तक उसको कस कर रखना चाहिए। मतलब जब तक ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तब तक उसको पूरी तरह से कस कर रखना चाहिए, टाइट रखना चाहिए। लीव द स्टिक ऑन द वुंड, इसमें छड़ी को उस घाव पर ही छोड़ देना चाहिए। मतलब पूरी तरह जब तक टाइट रहती है तब तक उसको उसी तरह से छोड़ देना चाहिए। नेवर लूजन और रिमूव ए टूनिकेट अंटिल द ब्लीडिंग इज़ ओवर, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने तक जो टूनिकेट है को क्या करना चाहिए, उसको ढीला नहीं करना चाहिए और किसी अदर जगह से नहीं हटाना चाहिए। मतलब उस जगह से नहीं हटाना चाहिए जब तक वो जो ब्लड है वो जब तक रुक ना जाए तब तक हमें नहीं हटाना चाहिए इसको। तो ये था टूनिकेट। अब इसमें पढ़ेंगे डू यू नो में, टिटनेस इज ए डिजीज कॉज्ड बाई ए डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, एंटी टिटनेस इंजेक्शन इज गिवन विद इन 24 आवर और ऑफ एक्सीडेंट। तो इसमें टिटनेस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके ये किस कारण होती है, कोई भी गंदी चीज़ों से या कोई भी रस्टेड ऑब्जेक्ट अपशिष्ट जो होते हैं, जैसे जंग वाले या नुकीली चीज़ें या आयरन ऑब्जेक्ट हो गया, तो उससे क्या होता है, टिटनेस हो जाता है। तो जिसको भी तुरंत ऐसा लगे कि हाँ हमें तुरंत लग रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये घाव बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए, 24 आवर 24 घंटे के अंदर ही टिटनेस का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। तो इसमें ये था। फ्रैक्चर पढ़ेंगे। अब फ्रैक्चर क्या होता है, किसी भी हड्डी का टूट जाना, ये आप जानते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे फ्रैक्चर इज़ ए ब्रेक और ए क्रैक इन द बोन। एक फ्रैक्चर क्या होता है, जब कोई हड्डी टूट जाती है या उसमें मोच आ जाता है तो वो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्रैक्चर कहते हैं, अस्थि भंग कहते हैं। सो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहेंगे अस्थि भंग। स्प्रेन मीन्स द टिश्यूज अराउंड ए जॉइंट आर डैमेज। एक जो मोच होती है, इसमें क्या होगा, मोच का मतलब है कि जो कोई भी जॉइंट है, मतलब जो अस्थि के चारों ओर कोई भी जो टिश्यूज़ होते हैं ऊतक होते हैं, तो वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जो जोड़ होता है हमारा, कहीं का भी जोड़ है, चाहे पैर का चाहे हाथ का, कहीं का भी जोड़ है, तो उसके चारों तरफ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड डिसकलरेशन ऑफ स्किन। मोच आने के कारण क्या होता है कि हमारी स्किन में सूजन आ जाती है और जो स्किन का कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है। मतलब वो रेडिश भी हो सकता है और लाइट ग्रीन भी हो सकता है। तो इस तरह से कलर उसका डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दे कैन बी वेरी पेनफुल। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द ज़्यादा इसमें कह रहे हैं कि इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इफ़ द विक्टिम कंप्लेन एक्सट्रीम पेन एट ए सर्टेन एरिया यू शुड चेक फॉर ए फ्रैक्चर। यदि कह रहे हैं कि विक्टिम को, मतलब जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसमें कहता है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत है, मतलब असहनीय दर्द हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत मेडिकल देना चाहिए। तो इसमें कुछ फॉलोज हैं, इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या करना चाहिए उसको, उसके साथ में आस्क इफ़ द विक्टिम हियर्ड और फेल्ट अबव क्रैक। उसे पूछना चाहिए, जो विक्टिम है उसे पूछना चाहिए कि क्या उसे बहुत ज़्यादा जैसे दर्द हो रहा है, तो उसे पूछना चाहिए क्या कोई तुम्हें क्रैक तो नहीं हो गया, मतलब हड्डी क्या टूट तो नहीं गई है, ये पूछना चाहिए। चेक इफ़ द विक्टिम इज़ एबल टू मूव द इनफ्लिक्टेड बॉडी पार्ट्स।
और जो उसकी बॉडी के जो पार्ट से जो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको घुमा के थोड़ा सा मूव कराना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए क्या उसके बॉडी का जो पार्ट है जहाँ पे उसको चोट लगी है, क्या वो मूव हो रहा है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। थर्ड है चेक द स्वेलिंग एंड डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। सबसे पहले उसके बाद क्या करना चाहिए, जो स्किन है जहाँ पे उसको चोट लगी हुई है वो स्वेलिंग हुई है, और क्या उसके स्किन के जो आसपास का एरिया है क्या वहाँ का कलर डिसकलर हो गया है, ये चेक करना चाहिए। फोर्थ है द जॉइंट मस्ट नॉट बी मूव्ड अबाउट। तो जोड़ को जो जहाँ पे चोट लगी है, जो भी जोड़ होते हैं हमारे पैर के, हाथ के, घुटने के, जो घुटना वगैरह होता है जहाँ पे 2 हड्डियों का जुड़ाव होता है तो उसको जॉइंट बोलते हैं। तो ये चेक भी करना चाहिए कि जोड़ को हिलाना नहीं चाहिए, ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए। इट मस्ट बी सपोर्टेड विथ ए बैंडेज। इसे क्या करना चाहिए, इसे बैंडेज की हेल्प से इस पर एक बैंडेज होता है, पट्टा होता है, तो उसको बांध देना चाहिए। रेस्टिंग द इंजर्ड जॉइंट विल मेक इट हील फास्टर। जो घायल जो जॉइंट होती है उसको आराम देना चाहिए और या जल्दी से जल्द सही हो जाएगा, इतना उसको पेशेंस रखना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया था। डू यू नो में पढ़ेंगे मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल एबिलिटी एंड टाइमली फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट मैनी एक्सीडेंट्स फ्रॉम बिकमिंग फैटल। मानसिक सतर्कता, शारीरिक योग्यता और समय समय पर मिले प्राथमिक उपचार अनेक एक्सीडेंट को घातक नहीं होने देती है, मतलब ये ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं। तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, इफ़ द bone of the victim is sticking out of the skin then you are dealing with very serious injury। यदि विक्टिम का जो बोन है बहुत ज़्यादा उसके स्किन पे चुभ रहा है तो क्या करना चाहिए, उस विक्टिम से, जो रोगी है, उससे बहुत ही सीरियस से पेश आना चाहिए, क्योंकि उसका तुरंत उपचार करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको सीरियस ले लेना चाहिए। देयर आल्सो में कम सीरियस ब्लीडिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस सीरियस प्रॉब्लम में ब्लीडिंग भी होने लगती है, ज़्यादा चोट आने लगती है या बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है तो खून भी बहने लगता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में ये करना चाहिए, डू नॉट अप्लाई टू मच प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इसमें कह रहे हैं जब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो खून बहना नहीं बंद हो रहा है, तो उस जगह पे ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना चाहिए, उसको दबाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो जॉइंट है हमारा, अगर उसे प्रेस करेंगे तो वो और ब्रेक हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए। कवर द वॉन्ड विथ ए स्टेरिल पैड और विथ ए क्लीन क्लॉथ है। तो जो वॉन्ड है, मतलब जो घाव है, वहाँ पर कोई भी जो स्टेरिल पैड होता है, मतलब जो जर्म्स जो होते हैं, जो जीवाणु रोधी जिसको कहते हैं, तो जीवाणु रोधी पट्टी से साफ़ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक से कह रहे हैं, तो इससे साफ़ करना चाहिए और क्लीन क्लॉथ उससे कवर कर देना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े से कवर कर देना चाहिए जहाँ पे उस बॉडी के पार्ट पे उसको चोट लगी है। थर्ड है डू नॉट ट्राई टू मूव द विक्टिम, कॉल द डॉक्टर एंड मेक द विक्टिम कंफर्टेबल। तो विक्टिम को ज़्यादा घुमाना नहीं चाहिए, मतलब उस जो पार्ट पे उसको चोट लगी है तो उस पार्ट को उसको ज़्यादा से ज़्यादा मूव नहीं कराना चाहिए, उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए, और जिससे क्या हो सके, जो विक्टिम है उसको आराम मिल सके। तो इतना करना चाहिए फ्रैक्चर के टाइम पे। इसमें नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, यू कैन गिव सपोर्ट टू ए ब्रोकन आर्म बाय अप्लाइंग ए स्प्लिंट। इसमें जो ब्रोकन आर्म्स होती है, जो हमारे कंधे होते हैं, अगर क्या होते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही कुछ फॉलोज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको भी अप्लाई करना चाहिए, जिससे हमें वो सपोर्ट देते हैं। फर्स्ट है इसमें फाइंड ए रिजिड स्ट्रेट ऑब्जेक्ट दैट इज़
longer than the bone and joint that you are going to support, you can use it as the splint। इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, एक सीधा सा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे रॉड है, तो सबसे पहले उस बोन पर उसको जो लंबी बोन्स है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, उस स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को रख देना चाहिए, जिससे जो जॉइंट है उसको सपोर्ट मिल सके। यू कैन यूज़ इट द स्प्लिंट, तो आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो गर्म पट्टी होती है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है कवर द ब्रोकन स्किन विथ ए स्टेरिल क्लॉथ, जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको स्टेरिल क्लॉथ से, मतलब जीवाणुरोधी कपड़े से उसको ढकना चाहिए। टाई द स्प्लिंट विथ सॉफ्टर मटेरियल सच एज क्लॉथ, स्प्लिंट प्रिवेंट्स फर्दर डिसलोकेशन ऑफ द ब्रोकन बोन। इसमें कह रहे हैं कि जो कोई भी सॉफ्ट मटेरियल्स है, जैसे कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है, तो उससे क्या कर देना चाहिए, उससे बांध देना चाहिए। और जो पट्टी होती है, जो पट्टी क्या करती है, हमारे जो ब्रोकन, जो हमारी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, तो ये क्या करती है, ये उसी प्लेस पे ही रहने देती है, आगे उसको बढ़ने से रोकती है, मतलब और फ्रैक्चर ना हो, तो इसी तरह उसको टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे। फोर्थ है नाउ टाई द स्प्लिंट टू द इंजर्ड बोन यूजिंग टैप और रोप, मेक श्योर द स्प्लिंट इज टाइट बट नॉट सो टाइट दैट इज कट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द विक्टिम। अब क्या करना चाहिए, जो इंजर्ड बोन है उसे कोई भी टेप से या कोई भी मोटा सा पट्टा हो तो उससे क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए। मेक श्योर, यह ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी क्या हो, बहुत टाइट ना हो, बहुत कसी ना हो। और इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो पट्टी टाइट अगर कर देंगे, बांध देंगे, तो उससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। तो इसी तरह पट्टी को ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। तो इस तरह इसको हम टाई करते हैं। प्लेस एन आइस बैग ओवर द स्प्लिंटेड एरिया, जहाँ पर जो घाव वाला एरिया है, जहाँ पे चोट लगी है, वहाँ पे आइस बैग, जो बर्फ़ की थैली होती है, उसको रखना चाहिए, क्योंकि जब इसको रखेंगे तो दर्द जो होगा वो कम होगा उसमें। द आइस बैग शुड बी कवर्ड विथ क्लॉथ व्हेन प्लेस्ड टू द स्किन, जो बर्फ़ की थैली होती है उसको कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। जो त्वचा जहाँ पर है, जो स्किन है, त्वचा पर जो रखी जाती है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, बर्फ़ की जो थैली होती है उसको कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे बर्न्स क्या होता है, जब जल जाते हैं, कोई भी कहीं भी हमारा बॉडी को कोई भी पार्ट है, अगर वो जल जाता है तो क्या करना चाहिए। बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाई फायर, हॉट ऑब्जेक्ट, केमिकल, एसिड एट्सेट्रा। जलना कोई भी हो सकता है, जैसे हम फायर से भी जल सकते हैं, कोई भी गर्म चीज़ों से, केमिकल से या एसिड से भी जल सकते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिससे हम जल भी सकते हैं। बर्न्स कैन बी माइनर और सर्व, ये जो जलना होता है, कोई भी अगर हमारी बॉडी का पार्ट्स अगर जल गया तो ये छोटा भी हो सकता है और सर्व मतलब गंभीर भी हो सकता है। द सेवरिटी ऑफ द बर्न्स डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज एंड द पार्ट विच इज़ बर्न। ये जो गंभीर है, जो जल गया है, वहाँ का पार्ट अगर गंभीर है, ये डिपेंड करता है कि जलने की साइज़ कितनी है, ये मतलब जो एरिया आपका जल गया है वो कितनी एरिया उसका कवर कर लिया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बर्न्स कैन कॉज सेवर ब्रेन इन्फेक्शन एंड अनकॉन्शियसनेस। जो बर्न्स होता है, जो जलने के कारण जो बहुत ज़्यादा गंभीर दर्द होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, और क्या हो जाता है, इंसान अचेत हो जाता है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत गंभीर भी हो सकता है, जो इंसान जल जाता है, उसका कोई भी बॉडी का पार्ट अगर जल जाता है तो ये बहुत सीरियस होता है। माइनर बर्न्स आर दोज इन विच ओनली द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज बर्न। माइनर बर्न्स क्या होता है, जो छोटा सा अगर कहीं बॉडी का पार्ट्स अगर छोटा सा कहीं जल गया है, तो ये क्या होता है, स्किन की जो आउटर लेयर होती है,
जो हमारी त्वचा की बाहरी परत होती है वो जल जाती है। तो ये छोटा सा जलन होता है। और अगर इसके नीचे क्या होता है, अगर आउटर लेयर इसमें क्या होता है कि आउटर लेयर केवल जल गया तो ये केवल माइनर बर्न हुआ, मतलब छोटा सा जलना हुआ, लघु जलन हुई। और अगर ये और डीपली हो गया तो ये क्या हो जाता है, ये सीवियर बर्न्स हो सकता है, मतलब गंभीर जलना हो सकता है। तो इसमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे, द स्किन बिकम्स रेड विथ स्वेलिंग एंड पेन। तो इसमें क्या होती है, जो स्किन होती है माइनर बर्न्स में क्या होता है, इसमें स्किन रेड हो जाती है और उतनी जगह पे वो स्वेलिंग होने लगती है, सूज जाती है और वहाँ पे दर्द भी होता है। इन सेवियर बर्न्स द सेकेंड लेयर ऑफ स्किन इज आल्सो बर्न। सीवियर बर्न्स में क्या होता है, सेकेंड लेयर जल जाती है, स्किन की निचली वाली भी परत जल जाती है। द स्किन रेडनेस डीपली, इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है वो बहुत अंदर तक रेड हो जाती है। ब्लिस्टर डेवलप ऑन द स्किन एंड द विक्टिम एक्सपीरियंस सीवियर पेन एंड स्वेलिंग। जो ब्लिस्टर डेवलप होता है मतलब फफोले बनने लगते हैं, स्किन पर क्या होते हैं, फफोले बहुत बड़े से पड़ने लगते हैं। तो जो विक्टिम होता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसको स्वेलिंग भी हो जाती है। द ब्लिस्टर्स मस्ट नेवर बी प्रिक्ड विथ ए पिन और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। और जो फफोले पड़ जाते हैं उसको कभी भी किसी भी पिन से या किसी भी तेज धार की चीज़ों से कभी भी उसको चुभाना नहीं चाहिए, उसको फोड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें कुछ फर्स्ट एड देंगे। इसको जब कोई भी इंसान अगर जल जाता है, उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स अगर जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए उस वक्त। इसमें सबसे पहले करेंगे, पुट ए लॉट ऑफ कूल रनिंग वाटर ऑन द बर्न। जल जाए तो सबसे पहले ठंडे ठंडे पानी से उसको डालना चाहिए, ठंडे पानी से उस एरिया पे डालना चाहिए। यू मे आल्सो इमर्स द बर्न इज़ कोल्ड वाटर। आप ये भी कर सकते हैं कि ठंडे पानी में उस जगह को डुबा सकते हैं जहाँ पे आप जल गए हैं, उस एरिया को ठंडे पानी में डुबा देना चाहिए। सेकंड, द स्वेलिंग विथ रिड्यूस आफ्टर द। इसके बाद क्या होगा कि जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वंस इट इज़ डन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और ए क्रीम इफेक्टिव और बर्न। उसके बाद जब इतना हो गया, उसके बाद में कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन को या क्रीम को वहाँ पे लगाना चाहिए, जहाँ पे आप जल गए हैं वहाँ पे लगा देना चाहिए। कवर द बर्न लूजली विथ ए क्लीन बैंडेज, डोंट पुट कॉटन। वहाँ पे कोई भी साफ़ सुथरा बैंडेज है उसे थोड़ा सा लूज़ ही करके उस एरिया पे कवर कर देना चाहिए और वहाँ पे कॉटन नहीं रखना चाहिए, जहाँ पे आप जल गए वहाँ पे कॉटन नहीं रखना चाहिए। टेक ए पेन किलर इफ़ द पेन इज़ अनबियरेबल। इसमें कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, अगर आप नहीं सह पा रहे हैं तो आपको कोई भी पेन किलर लेना चाहिए, कोई भी दवा खा लेना चाहिए जो दर्द को कम कर सके। नेवर पुट आइज़ डायरेक्टली ऑन बर्न। डायरेक्टली क्या करना चाहिए, डायरेक्टली हमें आइज़ को जहाँ पे जो जल गया है, आपका बॉडी का पार्ट्स जो भी जल गया है वहाँ पे आइस को नहीं लगाना चाहिए, बर्फ़ को नहीं लगाना चाहिए। ए वेट कंप्रेस क्लॉथ डिप्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा कैन बी अप्लाइड ऑन द बर्न एरिया। जो एरिया जल गया है वहाँ पे एक गीले कपड़े में बेकिंग सोडा का एक सोल्यूशन होता है, घोल होता है, उसको कपड़े में डुबा के उस एरिया पे अप्लाई करना चाहिए। 8th है, इफ़ ब्लिस्टर ब्रेक्स, यदि फफोले फूट जाते हैं, वॉश द एरिया विथ ए माइल्ड सोप एंड वाटर। अगर फफोले फूट जाते हैं तो क्या करना चाहिए, उस एरिया को किसी भी जीवाणु रोध या जम्स को रोकते हैं उस सोप से उस एरिया को धोना चाहिए या तो वाटर से पूरी तरह से धोना चाहिए। आफ्टर दिस अप्लाई एन ऑइंटमेंट एंड ए गॉज बैंडेज। इसमें उसके बाद क्या करना चाहिए, जब पूरी तरह से आपने वॉश कर लिया, फिर कोई भी ऑइंटमेंट होता है मरहम, कोई भी मरहम का या कोई भी महीन बैंडेज है तो उसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये सब जब इंसान की कोई भी बॉडी के पार्ट्स जल जाते हैं तो ये सारे
फर्स्ट एड देना चाहिए। इसमें आप पढ़ेंगे नाइन्थ ऑप्शन है, नाइन्थ पॉइंट है, इन केस द फायर इज़ ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। यदि घर में अगर कोई शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग गई है तब क्या करना चाहिए, द मेन शुड बी स्विच ऑफ। तो सबसे पहले स्विच ऑफ करना है, जो मेन आपकी सर्किट होती है जहाँ से मेन कनेक्शन हुआ रहता है उसको सबसे पहले बंद करना चाहिए, उसको स्विच ऑफ करना चाहिए। डोंट रिमूव बर्न क्लॉथिंग। और इसमें ये कह रहे हैं जो जल रहा है, जो कपड़ा जल रहा है उसको, जो चीज़ जल रहा है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए, जो भी कपड़े जल रहे हैं। ऑलवेज कवर द बर्नड एरिया विथ ए कूल मॉइस्ट बैंडेज और क्लॉथ। सबसे उसके बाद क्या सदैव क्या करना चाहिए, कोई भी जो एरिया जल गया है उसको ठंडा रखना चाहिए, और कोई भी जो बैंडेज होता है या कोई भी नरम वाले जो कपड़े होते हैं उनको उससे कवर करना चाहिए। तो इतना चीज़ें इसमें करना चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये सब आपके इसमें थे, अगर कहीं से मिस्टेक भी हो गई होगी तो उसमें आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें एनिमल्स बाइट। अब जो एनिमल्स होते हैं कहीं कहीं से काट लेते हैं, तो तब क्या, जैसे कुत्ते हैं काट लेते हैं, है ना, तो ऐसा कभी कभी होता है, तब क्या करना चाहिए, यू कैन गेट सीरियस डिसीज़ बाय एनिमल्स बाइट्स। आपको बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है जब जानवर के काटने से बहुत गंभीर बीमारी भी हो सकती है। समटाइम्स पीपल आर बिटन बाय दियर ऑन पेट्स। कभी कभी ऐसा होता है जो लोग अपने जानवरों को ही पालते हैं वो उनके जानवर ही उनको कभी कभी काट लेते हैं। इवन ए स्मॉल क्रीचर्स लाइक माउस बाइट कैन बी एन एनिमल बाइट। कभी कभी ऐसा होता है जो छोटे भी जानवर होते हैं, जो छोटे प्राणी होते हैं जैसे चूहा है, तो ये भी कभी कभी काट लेता है, तो इसको क्या कहते हैं, एनिमल यानी जानवरों को काटना कहते हैं। जानवरों से जो हमें नुकसान पहुंचता है तो वो होता है। द बाइट्स ऑफ डॉग्स, कैट्स, बैट्स एंड बॉल्स कैन लीड टू डिजीज़ कॉल्ड रेबीज़। कभी कभी जो डॉग्स काटते हैं हम लोगों को, कुत्ते काटते हैं या बिल्लियाँ पंजे मार देती हैं, काट लेती हैं, चमगादड़ है, भेड़िया है, ये सब क्या कहते हैं, अगर हम काट लेते हैं तो इससे हमें रेबीज़ नाम की एक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या करना चाहिए, जब ये काट लें, वॉश द एरिया वेरी केयरफुली विथ वाटर एंड एन एंटीसेप्टिक सोप। इसमें उस एरिया को पूरी सावधानी से धुलना चाहिए, वाटर से धुलना चाहिए, और कोई भी एंटीसेप्टिक जो सोप होता है उससे भी हमें पूरी तरह से वॉश करना चाहिए। पुट सम आइस पैक ओवर। जहाँ पे वो काटा है जो जानवर, जिस जगह पे आपके बॉडी के पार्ट्स पे कोई कहीं भी काटा है तो वहाँ पे आइस पैक रख देना चाहिए, आइस के छोटे छोटे टुकड़े रख देने चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लाइक ब्यूटाडीन और सेवलॉन। वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, उस एरिया पे सेवलॉन होता है या ब्यूटाडीन होता है तो उस एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करना चाहिए। कवर द एरिया विथ ए क्लीन बैंडेज और प्लास्टर। उस एरिया को किसी भी साफ़ सुथरे बैंडेज से या प्लास्टर से कवर कर लेना चाहिए, ढक देना चाहिए, जिससे कि मक्खी बैठे ना, कोई भी जर्म्स ना आए, तो इसलिए उसको कवर कर देना चाहिए। स्नैक बाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि सांप भी काट लेते हैं, तो तब क्या होता है, पॉइजन्स में एक स्नैक इंजेक्ट पॉइजन विथ दियर फैंग्स कॉजिंग ए लॉट ऑफ पेन। कभी कभी ऐसा होता है जो सांप काट लेते हैं तो उनसे जो जहर फैलता है, तो ये बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फैंग्स क्या होता है, जहर के दांत होते हैं, तो ये अपने दांतों से जहर को फैला देते हैं क्योंकि उनके दांतों में ही जहर होता है। फर्स्ट है इसमें जब काट लेते हैं तब क्या करना चाहिए, टाई ए टाइट बैंडेज अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द पॉइजन्ड ब्लड टू द हार्ट। जहाँ पे काटा है, जिस एरिया पे अगर स्नैक ने काट लिया है, तो जिस एरिया पे उसने काटा है उसके थोड़ा सा ऊपर आपको कोई भी कपड़ा या कोई बैंडेज बहुत टाइट बांध देना चाहिए, जिससे कि वो जहर ऊपर ना फैले।
उस एरिया में ना जाए, मतलब हमारे हार्ट तक, हमारे बॉडी के अदर पार्ट में ना जा पाए, इसीलिए उस एरिया के थोड़ा सा ऊपर हमें बांध देना चाहिए, जिससे कि ब्लड के थ्रू ही फैलता है, इसलिए वो ब्लड हमारे हार्ट तक, हमारे अदर पार्ट्स तक ना जा पाए, इसलिए टाइट बैंड बांध देना चाहिए। अप्लाई एन आइस पैक ओवर द बाइट, उसके बाद जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे आइस पैक अप्लाई करना चाहिए, बर्फ़ का टुकड़ा अप्लाई करना चाहिए। रश द विक्टिम टू बी नियरेस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर, सबसे अगर इतना करने के बाद भी आपको हॉस्पिटल, उस विक्टिम को हॉस्पिटल को तुरंत ले जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डू यू नो द कोबरा, रैटल स्नैक, एडर, कैरेट एंड सी स्नैक एट पॉइजनस स्नैक, ये सारे क्या होते हैं? जहरीले सांप होते हैं। पॉइजनिंग, जहर, अब बहुत लोग होते हैं कि केवल जहर ही खा लेते हैं, है ना, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें होता है थिंग्स लाइक मेडिसिन, इंजेक्टिसाइड, परफ्यूम्स, पेंट्स एट्सेट्रा कैन बी पॉइजनस इज इफ़ सॉलोड। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेडिसिन में होती हैं, इंजेक्टिसाइड होती है, परफ्यूम्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, ये सब जैसी चीज़ों में भी जहर होता है, जो बहुत लोग निगल जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्टोर मेडिसिन एंड केमिकल आउट ऑफ साइट एंड रीच ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले क्या करना चाहिए? इन सभी चीज़ों को, मेडिसिन, इन सभी दवाइयों को और केमिकल्स को देख रेख में रखना चाहिए और बच्चों से दूर रखना चाहिए। यूज़ मेडिसिन एंड केमिकल सेफली, इन सभी जो मेडिसिन और जो केमिकल है इनको बहुत ही सुरक्षित तरीक़ों से ही इनका यूज़ करना चाहिए। अगर एक्सपायर हो गया तब नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। थर्ड है लेबल्ड द केमिकल एंड मेडिसिन प्रॉपरली, जो केमिकल और मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उस पर नाम लिखा होना चाहिए कि ये क्या अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब पूरी तरह से प्रिंटेड होना चाहिए कि कौन सी ये दवा है, कौन सा केमिकल है जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज डिस्पोज आउट ऑफ डेट एंड अनवांटेड मटेरियल्स, जो भी चीज़ें एक्सपायरी हो जाती हैं, जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं तो उसे हम अपने आप से दूर कर देना चाहिए या उसे फेंक देना चाहिए। ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ पे कोई भी जानवर या कोई भी अदर एनिमल्स उसको उस तक ना पहुँच पाएँ, इस जगह पे उसको फेंकना चाहिए, जिससे अदर जो पर्सन है या एनिमल्स है वो उनको नुकसान ना पहुँचे। फिफ्थ है इफ़ ए पर्सन इन टेक्स पॉइजन कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, अगर कोई इंसान जहर खा लेता है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट, कभी कभी ऐसा होता है, एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है, तो फर्स्ट है इसमें डोंट पैनिक एट टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के समय कभी ज़्यादा हमें समय नहीं लेना चाहिए। कंफर्ट द विक्टिम एंड फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंजरी, और विक्टिम को आराम देना चाहिए, मतलब जो इंसान है, जो पर्सन है जिसको कोई भी एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसको आराम देना चाहिए और तुरंत जैसे उसको कोई भी चोट लगी है, घाव हुआ है, किसी भी तरह का अगर उसको किसी भी तरह का अगर उसको कुछ भी हो गया है, इंजर्ड हो गया है, किसी तरह से इंजर्ड हो गया है, तो उसको मतलब उसके जो घाव हैं उसको पता करना चाहिए कि क्या हुआ है, इसको तुरंत उसको बताना चाहिए और उसका उपचार करना, इमीडिएटली गिव, उसके तुरंत बाद में उपचार करना चाहिए। कॉल द डॉक्टर इफ़ नेसेसरी, और अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तभी आप डॉक्टर को बुलाना चाहिए, सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड, अब कुछ इसमें रूल्स दिए हैं जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। व्हेन यू आर स्विमिंग, जब आप तैर रहे हैं, जब नदियों में आप तैरते हैं तब क्या करना चाहिए? डू नॉट स्विम एलोन, आपको अकेले में नहीं तैरना चाहिए। देयर शुड बी एन एडल्ट एंड ए लाइफ गार्ड अराउंड व्हेन यू आर, जब आप तैर रहे होते हैं तब आपको देखना चाहिए आपसे कोई बड़े हों जो कि आपको आपकी लाइफ को सुरक्षित रख सकें, आपकी देख रेख में ही आपको तैरना चाहिए। यूज़ ए स्विमिंग ट्यूब व्हेन यू आर स्विमिंग, जब आप तैर रहे होते हैं तो स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए।
व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तब क्या करना चाहिए, नेवर गेट इन और ऑफ ए मूविंग बस, चलती बस से कभी भी आप बाहर ना निकले। और सेकेंड है, डू नॉट पीप आउट ऑफ ए मूविंग बस और ट्रेन, और चलती बस और ट्रेन से कभी बाहर नहीं झांकना चाहिए। अगर आप बाहर झांकेंगे तो अदर जो भी व्हीकल आएगी तो आपका कोई भी, अगर आपका बॉडी का पार्ट्स बाहर निकला है तो वो कट भी हो सकता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।